Hello and welcome. In this lecture, we will discuss how to find out the determinant of 3 by 3 square matrix. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है, और हमें पता है जो डिटर्मिनेंट है दैट इज़ बेसिकली द यूनिक वैल्यू विच इज़ एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो उसके साथ एक यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड होती है जिसको कि हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। 1 by 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम सीख चुके हैं फाइंड आउट करना, और इस केस में हम 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो कंसिडर अ मैट्रिक्स 3 by 3 जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो हम कंसिडर करते हैं, विच इज़ इन जनरल जो होगी वो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे A11, A12, A13, B11, B12 एंड B13 और C11, C12, C13। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ अगर हम इन जनरल बात करें, अगर पोजीशन वाइज बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A22, A23 and here A31, A32, A33। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं 3 by 3 स्क्वायर जो साइज़ की स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, जो डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का, इट कैन बी डिटरमाइन बाय एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। मतलब सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से हम इसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग एनी रो और अलोंग एनी कॉलम। वो कैसे करना है वो आप इस चीज़ को आपने समझना है कि हम कोई भी रो यहाँ पे पकड़ सकते हैं। जैसे सपोज हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, इस केस में जो डिटर्मिनेंट है ए मैट्रिक्स का जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज अगर हम फर्स्ट रो के अलोंग अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम सपोज इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करें तो पहले हम क्या लिखेंगे A11, ये वाली एंट्री जिसका फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का। सपोज फर्स्ट रो के लॉन्ग करना है तो ये वाली एंट्री आ जाएगी, और ये एंट्री क्योंकि इस रो में है और इस कॉलम में है, इनको छोड़ के ये वाली रो और इस वाली कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट्स बचेंगे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स बचते हैं। दिस इज द सब मैट्रिक्स, इसको सब मैट्रिक्स कहेंगे। इस बड़ी मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स जैसे सबसेट होता है किसी सेट का, तो यहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सब मैट्रिक्स है ये वाली, इसका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A11, मतलब ये वाली रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दी, बाकी ये बचा। ये क्या है A22, A23 और नीचे A32, A33। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो हमें पता है कि हमने इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है। ये मल्टीप्लाई बाय ये एंट्री और माइनस दिस एंट्री मल्टीप्लाई बाय दिस एंट्री, और जो इसके साथ आगे साइन आएगा, जो प्लस या माइनस का साइन जो आना है वो कैसे हमने चेक करना है, क्योंकि ये वाली एंट्री 1 1 पोजीशन पे है पहली एंट्री, तो जो आगे साइन आएगा साइन का भी हमने ध्यान रखना है। साइन जो आएगा वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा, -1 टू द पावर i प्लस j। जैसे इस केस में i क्या है, 1 है, j भी 1 है, तो i प्लस j मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ पे +1 साइन आ जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर i प्लस j इवन है तो साइन पॉजिटिव आएगा, अगर i प्लस j ऑड है तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 1 पोजीशन के लिए 1 1 पोजीशन के लिए जो 1 + 1 है i प्लस j है वो क्या है, वो 2 है, मतलब इवन है, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, प्लस का, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्योंकि हम इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो के लॉन्ग जब सेकेंड एंट्री हम लिखेंगे, यहाँ पे सेकेंड एंट्री कौन सी है, वो है A12। यहाँ पे आप देख सकते हैं A12 है, और A12 अब यहाँ पे इस नीचे सब्सक्रिप्ट को देखिए, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ऑड वैल्यू आएगी, 3 है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग साइन क्या आएगा, क्योंकि जब इवन है साइन पॉजिटिव, जब ऑड है तो साइन नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आ जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो या ऐसे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो -1 की पावर क्यूब हो जाएगी, जो कि -1 होता है। यहाँ जो शॉर्टकट है, अगर वैसे अगर आपने समझना है
जैसे इसके लिए, इस एंट्री के लिए साइन प्लस, यहाँ पे साइन नेगेटिव। अगर आप यहाँ से देख सकते हो ये ऑड हो जाएगा, यहाँ पे सम इवन हो जाएगा तो साइन प्लस रहेगा। इस एंट्री के लिए अगर सपोज इसके अकॉर्डिंग हमने एक्सपेंड करना होगा तो इस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे इसके अलॉन्ग अगर एक्सपेंड करना है तो इसके लिए साइन प्लस है, इसके लिए साइन नेगेटिव है, इसके लिए साइन प्लस है। सपोज सेकेंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करना होगा तो पहले इसके लिए साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 2 + 1 ऑड है, इसके लिए साइन प्लस आएगा, इसके लिए साइन नेगेटिव आएगा। तो ये हम आगे जाके इनको समझेंगे, अगर आगे जाके अगर ज़रूरत पड़ेगी कैसे हमने एक्सपेंड करना है उस तरीके से। सो सपोज हम इस केस में फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो A11 इंटू ये वाली जो मैट्रिक्स थी, जो इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट करके जो मैट्रिक्स बची है उसका डिटर्मिनेंट साइन प्लस का, और यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है प्लस साइन को। और फिर जब ये वाली एंट्री उठाई है तो इसके लिए साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और इस एंट्री की कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट किसका लेंगे, क्योंकि ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, ये वाली रो छोड़ देंगे, ये एंट्रीज बचेंगी A21, यहाँ पे लिख लेते हैं A21, A23 और नीचे क्या आएगा यहाँ पे A31 और यहाँ पे A33, इसका डिटर्मिनेंट। और मतलब यहाँ पे साइन नेगेटिव है, ये इंटू ये वाला डिटर्मिनेंट माइनस ये वाली एंट्री इंटू इसका डिटर्मिनेंट। और इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं साथ साथ, जो A13 वाली एंट्री है उसके लिए साइन कौन सा आएगा बेटा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो इवन आता है, इवन वाली के लिए क्या आएगा, साइन प्लस का। यहाँ पे प्लस हम लिख लेते हैं, यहाँ पे इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लस लिखो चाहे ना लिखो उसको हम मतलब उसकी भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जैसे हम कई बार जैसे 3 + 4 करते हैं या 3 - 4 करते हैं, जैसे हम ये लिखते हैं तो यहाँ पे हम शुरू में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे +3 के आगे, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा A13 और A13 के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट क्या लेंगे, ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, ये वाली रो छोड़ देंगे, ये एंट्रीज बचेंगी 4, मतलब A21, A22, नीचे A31, A32, इसका डिटर्मिनेंट। तो ये जर्नल फार्मूला है जब हमने किसी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट रो के अलॉन्ग अगर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से हम इसको एक्सपैंड करेंगे, तो ये जर्नल फार्मूला रहेगा। और अगर मान लो हमने इसको एक्सपैंड करना होता सपोज फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, अब इसको यहाँ पे समझो, अगर फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग करना होता एक्सपैंड तो पहले हम A11 लिखते इनटू ये यहाँ पे हम कर ही लेते हैं बेटा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ एक बार। तो देखिए ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इस केस में फिर से वही मैट्रिक्स है, और इसको अगर हमने एक्सपैंड करना है सपोज फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग, तो फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करने के लिए पहले हम ये एंट्री उठाएंगे फर्स्ट कॉलम में A11, और साइन कौन सा आएगा इसके लिए, प्लस का, क्योंकि 1 + 1 इवन है, 2 है। और इसके साथ क्योंकि जो ये एंट्री है 1 1 पोजीशन पे है, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो 4 एंट्रीज हैं उनका डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखेंगे, A32, A33 इनका डिटर्मिनेंट। और आगे नेक्स्ट स्टेप में ये वाली एंट्री क्या है, A21 फर्स्ट कॉलम में है ये वाली एंट्री, इसके साथ साइन कौन सा आएगा, क्योंकि 2 + 1 3 है विच इज ऑड, ऑड के लिए साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। और डिटर्मिनेंट किसका लेंगे यहाँ पे, क्योंकि सेकंड रो 2 1 पोजीशन पे है, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो एंट्रीज हैं, बाकी एंट्रीज कौन कौन सी हैं, ऊपर है A12, A13 ये वाली 2 एंट्रीज, नीचे हैं ये 2 एंट्रीज, मतलब A32 और A33। और लास्ट में अब ये वाली एंट्री बच गई है क्योंकि फर्स्ट कॉलम में ये वाली एंट्री भी साथ में हम रखेंगे, इसके लिए साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि 3 + 1 इवन है, तो प्लस A31। और डिटर्मिनेंट किसका लेंगे, क्योंकि ये वाली रो छोड़ देंगे, जिस रो में एंट्री है उसको हम छोड़ देंगे और जिस कॉलम में उस कॉलम को भी हमने छोड़ देना है, एलिमिनेट कर देना है। तो बाकी ये 4 एंट्रीज बची हैं, इनका डिटर्मिनेंट मतलब यहाँ पे A12, A22, A13 एंड A23 इसका डिटर्मिनेंट। तो ये जो है फार्मूला है जब हम ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली आपने खुद आप ट्राई करके देखिए इसको, जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करके देखिए,
और फॉर एग्जांपल सेकंड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करके देखिए, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो आगे हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। मेन इसमें क्या होता है बेसिकली जो फंडा है कि जैसे सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स यहाँ पे हम लेते हैं। सपोज द मैट्रिक्स इज गिवन बाय A which is 1 -1 4 और यहाँ पे हम लिखते हैं 2 3 1 और here we are given 4 0 0। जैसे मैट्रिक्स है इसका, मान लो एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है दिस मैट्रिक्स है एंड फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मान लो ये क्वेश्चन है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, 3x3 साइज की मैट्रिक्स है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको एक्सपैंड करेंगे अलोंग एनी रो और अलोंग एनी कॉलम, हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। लेकिन जो आसान तरीका है, हमने कोशिश करनी है हम उस रो या उस कॉलम के लॉन्ग इसको एक्सपैंड करने की जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि थर्ड कॉलम है जिसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मैक्सिमम है, तो हम कोशिश करेंगे इसको थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करने की, कि थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपैंड करके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। वैसे आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग अगर इसको एक्सपैंड करोगे, डिटर्मिनेंट में जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। मैं आपको यहाँ पे हम एक्चुअल में कर लेते हैं कि अगर हम थर्ड रो में लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तब क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर इसी को हम अगर सपोज फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड करते हैं तब क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। एक्चुअल में जिस रो या जिस कॉलम्स में ज़ीरोज़ ज़्यादा होती हैं उस कॉलम या रो के लॉन्ग अगर हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं तो कैलकुलेशन जो है वो हमें कम करनी पड़ती है, टाइम कम लगता है। तो सपोज इस क्वेश्चन को पहले हम करते हैं बाय एक्सपेंडिंग दिस मैट्रिक्स अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करके हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट है अगर हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना चाहें तो पहले ये वाली एंट्री आएगी 1, इसके साथ साइन कौन सा आएगा, क्योंकि ये एंट्री 1 1 पोजीशन पे है तो साइन पॉजिटिव, उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है पॉजिटिव साइन को, साइन पॉजिटिव। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है 2x2 मैट्रिक्स का वो कौन सा लेना है, क्योंकि ये वाली कॉलम रो हम हटा देंगे, ये वाली कॉलम हटा देंगे, ये एंट्रीज हम यहाँ पे लिखेंगे विच आर 3 0 एंड 1 0 इनका डिटर्मिनेंट। और फर्स्ट रो में फिर हम यहाँ पे ध्यान देंगे जो ये वाला एलिमेंट है, क्योंकि इसके लिए हमने कैलकुलेशन कर ली है। तो 2 वाला एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे है, ये 1 2 पोजीशन पे है, 1 2 पोजीशन पे है तो 1 2 पोजीशन, इसके लिए साइन कौन सा आएगा, इसके लिए साइन नेगेटिव आएगा, इसके लिए साइन नेगेटिव। और डिटर्मिनेंट किसका, क्योंकि डिटर्मिनेंट के लिए हम ये वाली रो एलिमिनेट कर देंगे, ये वाली कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, -1 4 0 0 यहाँ पे लिख देंगे -1 0, नीचे 4 है और यहाँ पे 0। और जो ये लास्ट वाला एलिमेंट है फर्स्ट रो में 4 किस पोजीशन पे है, 1 3 पोजीशन पे है, 1 + 3 क्या होता है 4 विच इज़ इवन। तो इस एंट्री के लिए साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 टाइम्स, अब मैट्रिक्स कौन सी लेंगे 2x2, डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स का लेंगे, ये वाली कॉलम हटा देंगे, ये वाली रो हटा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 3 4 1 इस 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे वी विल गेट, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बेटा, क्योंकि 3 × 0 करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, माइनस ये फार्मूला माइनस साइन फार्मूले का है, -1 × 0 0, तो इसको सॉल्व करके ये आया, -2 × ये -1 × 0 0, फिर यहाँ पे पहले 0 लिख लेते हैं, फिर 4 × 0 0, ये माइनस साइन जो है फार्मूले का है, फिर +4 × यहाँ पे हम जब देखते हैं -1 × 1 क्या हो जाएगा, -1, ये माइनस साइन फार्मूले का, 3 × 4 12। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें, ये तो 0 है सारा, 0 × 1 0, ये भी 0 है, 0 × 2 0, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ बचेगी -13 × 4। सो -13 × जब हम 4 करेंगे दैट इज इक्वल टू -52। सो दिस इज द आंसर इन दिस केस। तो जब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो हमारे देन वी गेट दिस आंसर -52। सपोज यही क्वेश्चन है, इसको हमने अब
सॉल्व करना है अलॉन्ग थर्ड कॉलम, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में 2 जीरोज हैं। और मैंने आपको अभी बताया पहले कि जिस रो या कॉलम में जीरोज मैक्सिमम होंगी तो उसी के अलॉन्ग आपने एक्सपैंड करना है, तो कैलकुलेशन करना ईजी होगा। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, इसी को हम करेंगे दोबारा से, थर्ड कॉलम के अलॉन्ग करेंगे इस बार। पहले इसको लिख लेते हैं स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट है 1 - 1 4, और दूसरी जो कॉलम है 2 3 1, और तीसरी कॉलम है 4 0 0। मान लो यही क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे इस बार थर्ड कॉलम के लॉन्ग। तो देन वी विल गेट जो डिटर्मिनेंट है ए का, उसमें क्या होगा, उसमें एक्चुअल में फ़ायदा क्या होगा, जब 4 करेंगे, यहाँ पे हम साथ साथ करके आपको पता लग जाएगा। जब 4 करेंगे पहले हम 4 एलिमेंट लिखेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन पे है, 1 3 पोजीशन पे है, 1 3 पोजीशन पे है। जब 1 और 3 को ऐड किया तो 4, मतलब इवन आया। इवन के लिए साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इसके लिए साइन पॉजिटिव रहेगा। इनटू डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट लेना है, ये वाली कॉलम छोड़ देनी है, ये वाली रो छोड़ देनी है, और बाकी जो है यहाँ पे -1 3 4 1 इनका डिटर्मिनेंट हमने लेना है। और यहाँ पे साइन प्लस का, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम आगे जाएंगे इसके बाद फर्दर, अब 0 इंटू समथिंग, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 0। साइन कौन सा आएगा, साइन आ जाएगा, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन पे है, ये एंट्री है 2 3 पोजीशन पे। तो 2 और 3 को जब हम ऐड करेंगे साइन ऑड आता है, मतलब ये ऑड आएगा, तो ऑड के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस साइन आएगा, -0 इंटू, अब एंट्रीज कौन कौन सी लेंगे, ये वाली कॉलम छोड़ दी, सॉरी ये रो छोड़ दी, ये कॉलम हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दी, तो बाकी क्या बचेगा 1 2 4 1। अब देखिए ये जो भी आंसर आया उसको अल्टीमेटली 0 से मल्टीप्लाई करना है। जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा, मतलब ये कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जब ऐसे ही जब आगे वाली एंट्री आएगी वहाँ पे +0 इंटू समथिंग आ जाएगा। 0 इंटू क्या आएगा, एक्चुअल में इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा, उसके लिए भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उसने 0 से मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ, जस्ट 4 से ही आपने मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअल में ये कैलकुलेशन मैंने जस्ट वैसे ही आपको करके समझाया है, एक्चुअल में आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ पे हमें 0 यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि इस केस में अगर हम थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो हमें सिर्फ इस 4 के लिए, पहली एंट्री के लिए ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाकी 2 एंट्रीज के लिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अल्टीमेटली उनमें जो आंसर है वो 0 ही हो जाना है, जैसे कि अभी हमने समझा था यहाँ पे। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो 4 तो यहाँ पे आना ही है, ये -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा, यहाँ पे ये साइन माइनस फार्मूले का, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, दिस इज 4 इंटू -13 विच इज़ इक्वल टू -52। तो आप देख सकते हैं कि आंसर तो सेम ही आया दोनों केसेस में, लेकिन यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने के लिए हमें टाइम कम लगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें तीनों डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो एक्सपेंड करने, यहाँ पे हमने तीनों डिटर्मिनेंट्स जो है कंसीडर किए थे एक्सपेंशन में, यहाँ पे जस्ट एक ही डिटर्मिनेंट हमें कंसीडर करना पड़ा। तो इस तरीके से आपने, जो कहने का मतलब वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि उस पर्टिकुलर रो या उस पर्टिकुलर कॉलम के अलॉन्ग ही आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करो जिसमें के जीरो ज़्यादा हैं, तो कैलकुलेशन करना ईजी रहेगा। इसके रिलेटेड जो है मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ करने के लिए, आपने उनको ट्राई करना है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। 2-3 मैट्रिसेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली जो है मैट्रिक्स है A विच इज़ गिवन बाय say 1 2 3 0 1 2 and here we have -1 2 3। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 0 है इस केस में, तो आप कोशिश कीजिए इसको फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कीजिए, तो कैलकुलेशन करने में टाइम कम लगेगा। वैसे आप वेरीफाई कर सकते हो, किसी और कॉलम या रो के लॉन्ग एक्सपैंड करोगे तो आंसर सेम आना है, आप खुद आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, उसमें मैट्रिक्स है B विच इज़ गिवन बाय, इसी का पार्ट हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। B मैट्रिक्स विच इज़ गिवन बाय 2 3 1 0 0 2 1।
-4 7, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। और एक और मैट्रिक्स है, तीसरी मैट्रिक्स, विच इज़ गिवन बाय C, विच इज़ इक्वल टू से 2 3 7 6 9 21 2 1 3, इसका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है। We will discuss further regarding the topic of determinants in the next lecture. Thank you.